हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 70 एमसीक्यूज ऑन आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में हम 70 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने अपलोड किया था, आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम 70 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और ये आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और भी अगर आप किसी अदर कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लें। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो नोट करते रहना। ये वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप आराम से कर पाएंगे। अगर इस टॉपिक में से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे पास, एक सेकंड, कि हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। ऑप्शन ए, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजन्स विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ऑप्शन सी, टू एस्टेब्लिश ए न्यू गवर्नमेंट एजेंसी। ऑप्शन डी, टू रेगुलेट द मीडिया। देखें इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है, क्योंकि थ्योरी जो है मैंने इसके बारे में पढ़ाई हुई है। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजन्स विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव रहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। अगर हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की, तो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड करना इंडियन सिटीजन्स को विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। आप सब ने इसका आंसर सही दिया होगा। देखिए आप क्या किया करें, पहले वीडियो को पॉज कर लिया करें, फिर आंसर पहले खुद देने की कोशिश किया करें। ओके, और वीडियो के एंड में जरूर बताना कि आपने 70 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू अफेक्ट। आपसे पूछा गया है ये अफेक्ट में कब आया था। आरटीआई एक्ट 2005 की बात हो रही है, तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जनवरी 1 2005, अक्टूबर 12 2005, दिसंबर 31 2005, अगस्त 15 2005। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हेन डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू अफेक्ट। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 12 2005। 12 अक्टूबर अगर हम बात करते हैं 2005 की, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अक्टूबर 2005 में जो हमारे पास आरटीआई एक्ट है ये अफेक्ट में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Which organization started a grassroots campaign in 1994 to introduce the Right to Information Act? आज से पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था एक ग्रास रूट कैंपेन 1994 में, 1994 में, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन ए, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई, मजदूर किसान शक्ति संगठन, एमकेडब्ल्यूएस, इंडियन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने स्टार्ट किया था ग्रास रूट्स कैंपेन 1994 में, किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ओके, याद रखना मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी मजदूर किसान शक्ति संगठन, organization started a grassroots campaign in 1994 to introduce the right to information act, RTI एक्ट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपके सामने, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Who was the driving force behind the movement that led to the RTI एक्ट। आपको बताना है ड्राइविंग फोर्स कौन सी थी इस मूवमेंट के पीछे जिसका एक बहुत बड़ा रोल था। को फाउंडर बताएं जरा। अरुणा राय, अन्ना हजारे, किरण बेदी, मेधा पाचकर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। चूज करें सभी।
इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणा राय। ओके, अरुणा राय जो है ये ड्राइविंग फोर्स थी किसके पीछे, बिहाइंड द मूवमेंट दैट लेड टू द आरटीआई एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, अरुणा राय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक एक चीज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आपको ये सेशन कहीं से भी देखने की नीड नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई ऐसा ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ओके, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट जो है तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वाज द नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई फॉर्म टू ड्राफ्ट द इनिशियल आरटीआई लॉ। कौन सी साल हमारे पास जो नेशनल कंपेरिजन है पीपल्स आरटीआई के लिए वो बनाई गई थी टू ड्राफ्ट करने के लिए इनिशियल आरटीआई लॉ। ऑप्शन आपके सामने 1994, 1996, 2000, 2005। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है 1996। ओके, 1996 की बात है कि ये जो साल था, इसी साल हमारे पास नेशनल कंपेरिजन फॉर पीपल्स आरटीआई फॉर्म टू ड्राफ्ट द इनिशियल आरटीआई लॉ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 2005 के? टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, टू एम्पावर ब्यूरोक्रेट्स, या फिर टू इंक्रीज गवर्नमेंट सेक्रेसी, या फिर टू एम्पावर सिटीजन्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूस करप्शन एंड इंश्योर डेमोक्रेसी, सर्व द पीपल। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, टू एम्पावर सिटीजन्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूस करप्शन एंड इंश्योर डेमोक्रेसी, सर्व द पीपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया, व्हिच एक्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 रिप्लेस। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2002, ब्रिटिश राज लॉज, या ऑल ऑफ द अबव। आपको आंसर बताना है व्हिच एक्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 रिप्लेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 की भी बात होगी, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था 1923 का, जो ब्रिटिश राज लॉज के द्वारा यहाँ पे लाया गया था, उसको भी इसने रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये वाले ऑप्शन ना पूछे जाएं, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को जरूर मिल सकता है एग्जाम में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2002। तो ये आप याद रखना, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है 2002 का, इसको इसने रिप्लेस किया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 की अगर हम बात करते हैं, इसने रिपील किया है किसको, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 को भी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जो किसने लाया था, ब्रिटिश राज लॉज ने लाया था, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज रिपील्ड बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। इसने किसको रिपील किया, ओनली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 1973, ओनली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1935, बोथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 एंड अदर ब्रिटिश राज लॉज, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको इसका आंसर बताना है और बड़े ही ध्यान से आंसर देना है। पहला ऑप्शन पूछा गया ओनली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 1973, दूसरा पूछा गया ओनली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1935, और ऑप्शन सी पूछा गया है बोथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 एंड अदर ब्रिटिश राज लॉज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसने जो रिपील्ड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ओनली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1973, ठीक है, ना ही कोई 1935 का था, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 जो था एंड जो अदर ब्रिटिश राज लॉज हैं उसको इसने रिपील किया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, लास्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923 एंड अदर ब्रिटिश राज लॉज। ओके, तो याद रखना, इसी को इसने रिपील किया था 2005 का जो आरटीआई एक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, इन विच ईयर
The National Campaign for People's Right to Information (NCPRI) formulate an initial draft of the Right to Information RTI law. आपसे पूछा गया है कि कौन से साल नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन NCPRI इसने फॉर्मुलेट किया था एक इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लॉ 1995, 1996, 1997, 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1996। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि हमारे पास 1996 में नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन NCPRI इसने फॉर्मुलेट किया था एक इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लॉ। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू पास ए राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लॉ। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने क्या किया था, फर्स्ट पास किया था राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट जो हमारे पास 2005 है, इसको कौन सी स्टेट ने सबसे पहले पास किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली। क्या आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तमिलनाडु इंडियन स्टेट जो है ये फर्स्ट थी जिसने पास किया था राइट टू इंफॉर्मेशन RTI जो हमारे पास लॉ है 2005 का, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन वाज द RTI एक्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। बताए कब हमारे पास RTI एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में? 10 मई 2005, मई 11 2005, जून 10 2005, अक्टूबर 10 2005। आपसे सिंपल ये पूछा गया है कि RTI एक्ट लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 मई 2005 में हमारे पास RTI एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कि कौन सा कंट्री जो है पहला था जिसने इंप्लीमेंट किया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को? इंडिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताएं कौन सा कंट्री था पहला जिसने इंप्लीमेंट किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को? तो आपको आंसर बताना है। तो मेरी प्यारी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है स्वीडन। याद रखना, स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। स्वीडन कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है व्हेन डिड द RTI एक्ट रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट। कि इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली थी? जून 10 2005, जून 15 2005, जुलाई 15 2005, अगस्त 15 2005। कब हमारे पास RTI एक्ट को प्रेसिडेंट की जो हमारे पास असेंट मिली, मंजूरी मिली? बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है जून 15 2005। 15 जून 2005 में हमारे पास क्या होता है, RTI एक्ट को हमारे पास प्रेसिडेंशियल असेंट मिलती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे। ओके, इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ठीक है, आप जितने लाइक्स यहाँ पे वीडियो पे आएंगे, जितने आप एस्पिरेंट देखते हैं, आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे भी अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे और आपकी सिलेक्शन जो है ना वो होनी बहुत मस्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आजकल बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और यही एक मौका है आपके पास। ठीक है, ये एक मेगा रिक्रूटमेंट है, तो आपको यहाँ पे जॉब लेने का बहुत अच्छा मौका है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें। आप ही तो हमारी मोटिवेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है मेरे प्यारे दोस्तों, जून 15 2005। ओके, 15 जून 2005 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है हु फाइल्ड द फर्स्ट RTI एप्लीकेशन। कि किसने हमारे पास पहली RTI एप्लीकेशन जो है फाइल की थी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कौन से पुलिस स्टेशन में की थी, ओवरऑल हर एक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो भी जब मैंने क्या किया था, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था। तो यहाँ पे है शाहिद रजा बुरने, फैजान रजा, विपुल कुमार या फिर शदब रजा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो फाइल्ड द फर्स्ट RTI एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है शाहिद रजा बुरने। ओके, याद रखना इन्होंने ही पहली RTI एप्लीकेशन जो है फाइल की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Who among the following Indian Prime Minister is credited with the introducing the concept of our Right to Information Act in 1990? कि 1990 में
किसको क्रेडिट दिया जाता है, कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि जो ये कंसेप्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ये इंट्रोड्यूस करने का? ऑप्शन है राजीव गांधी, वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। बताए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वीपी सिंह। ओके, याद रखना वीपी सिंह को हमारे पास ये जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है इंट्रोड्यूस करने का कंसेप्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई इन 1990। अगर आपसे पीएम की बात की जाए तो याद रखना वीपी सिंह इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ठीक है। ये वाला हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है ये वाला है, जिसमें पेड ग्रुप होगा आपके लिए, जिसमें 499 रुपीज़ फी है इसकी, ठीक है। और ये जो इसकी वैलिडिटी है ना, ये 2 ईयर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काम आएगा 2 ईयर। और आपको हमारे लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर के मिल जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर जीके के मिल जाएंगे, इंडियन जीके के मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चन जेके एसएसबी ने आज तक पूछे हैं 2014 से लेकर 2024 के बीच में, वो भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे जेकेपी कांस्टेबल के, ठीक है। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको ये हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और इतना लिख देना है कि आप हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो। आपने सिर्फ कितनी फी देनी है, 499 रुपीज़, और कितने साल वैलिडिटी है, 2 ईयर। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर पेड ग्रुप में ऐड होना चाहे तो इस नंबर पे हमें मैसेज डाल देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। बस आपने इतना ही लिखना है कि हमें इस पेड ग्रुप में ऐड कर दो। ओके, और पेमेंट के लिए आपको जो प्रोसीजर बताया जाएगा, फिर आपने पेमेंट करनी है और आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। और इससे पहले वाले जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ और आपको नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उसी वक्त, और साथ ही साथ आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए ब्राइट चांस है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंडर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं आपको पता होना चाहिए, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है एज ए फंडामेंटल राइट। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC अंडर द RTI एक्ट 2005। चलिए बताएं, आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अंडर RTI एक्ट 2005 के। बताएं जरा, 2005 का जो RTI एक्ट है इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन, to receive and inquire into complaints from individuals who have been unable to submit information request, या to appoint public information officers to impose penalties on public authorities। देखिए, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। इन ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अंडर RTI एक्ट 2005 के? तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू रिसीव करना और इंक्वायर करना कंप्लेंट्स जो भी हमारे पास किससे आती है, इंडिविजुअल से, हु हैव बीन अनएबल टू सबमिट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वॉज द फर्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चेयरमैन। आपसे पूछा गया है कि पहला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चेयरमैन कौन था? ऑप्शन है A.N. तिवारी, यहाँ पे है सत्यानंदा मिश्रा, वजाहत हबीबुल्ला, दीपक संधू। तो आपको पहला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बताना है, चेयरमैन कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वजाहत हबीबुल्ला। ओके, वजाहत हबीबुल्ला इज द करेक्ट आंसर, वाज द फर्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चेयरमैन। तो आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, वजाहत हबीबुल्ला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था पेड ग्रुप में, जैसे ये आप लेक्चर हो रहा है इसकी PDF भी ना आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी जो पेड ग्रुप है, ठीक है। ऐसे हमारे और भी ग्रुप में जिसमें आपको अपडेट मिलती है डेली लेक्चर्स की या कोई करंट अफेयर के रिलेटेड,
वो आपको टेलीग्राम का लिंक और जो हमारे पास व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी हमारे लेक्चर्स आते हैं पहले लिंक जो है आपको शेयर किया जाता है वहां पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को भी, और हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल को भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो याद रखना, फर्स्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चेयरमैन कौन थे? मुजाहिद हबीबुल्लाह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया, हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बताएं करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंडिया के कौन है? वाई के सिन्हा, हीरालाल समारिया, आनंदी रामालिंगम या फिर विनोद कुमार तिवारी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हीरालाल समारिया। ओके, हीरालाल समारिया जो है ये करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इंडिया के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ एमसीक्यूज के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है 10th बेस भी फॉर्म लगे हैं, तो आपके लिए इस तरह से समझना ईजी होगा चीजों को और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और मेरी यही कोशिश रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 मेरे प्यारे दोस्तों, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट पब्लिक अथॉरिटी रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने दिनों के अंदर, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट पब्लिक अथॉरिटी रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट? 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज? बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 30 डेज। ओके, विद इन 30 डेज मेरे प्यारे दोस्तों, विद इन 30 डेज मस्ट ए पब्लिक अथॉरिटी रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट। ओके, आप सब ने इसका आंसर सही दिया होगा। हमारे पास 20 एमसीक्यूज हो चुके हैं। जिन्होंने भी मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है मैंने पढ़ाया था आरटीआई एक्ट का, अगर देखा होगा सब ने ये आंसर जो है ठीक किए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन कंसर्न्स ए पर्सन्स लाइफ और लाइबिलिटी। देखिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखना। क्या कहा गया है कि अगर रिक्वेस्टेड जो इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न्स करती है एक पर्सन्स के लाइफ या लाइबिलिटी के रिलेटेड, तो हाउ क्विकली मस्ट द पब्लिक अथॉरिटी रिस्पॉन्ड? ऑप्शन है 24 आवर्स, 28 आवर्स, 72 आवर्स या फिर 7 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 48 आवर्स। ओके, याद रखना 48 घंटों के अंदर अंदर जब हमारे पास जो रिक्वेस्ट होगी किसके लिए, पर्सन्स की लाइफ या लाइबिलिटी के रिलेटेड, तो हमारे पास 48 घंटों के अंदर क्या है, जरूरी है पब्लिक अथॉरिटी के लिए कि वो इसका रिस्पॉन्ड करे। तो ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। चलिए, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ध्यान से समझना। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर अलाउड फॉर रिस्पॉन्स इफ द एप्लीकेशन इज गिवन टू एन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने एक्स्ट्रा डेज जो हैं अलाउड है रिस्पॉन्स के लिए अगर एप्लीकेशन जो है किसको दी जाती है, एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी जाती है। 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, एक्स्ट्रा डेज की बात हो रही है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 डेज। याद रखना 5 जो है एक्स्ट्रा डेज जो है अलाउड है रिस्पॉन्स के लिए अगर एप्लीकेशन जो है किसको दी जाती है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हाउ मेनी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर देयर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझना है। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी चीफ, वर्ड क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर देयर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? मोर देन 1, ओनली 1, अप टू 5, अप टू 10? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर देयर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, याद रखना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, बी। अब यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? देखिए ऊपर क्या था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, यहां पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? अप टू 5, अप टू 10, मोर देन 10, ओनली 1? इस क्वेश्चन का आंसर है अप टू 10। ओके, अप टू 10। बात किसकी हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों? अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हो रही है। ओके, तो ये पार्ट हो सकते हैं अप टू 10, याद रख लेना, कैन बी पार्ट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए देखें, ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज
पीडीएफ फॉर्म में जम्मू एंड कश्मीर जीके के टॉपिक वाइज, जिसमें 50 से 70 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक पे होंगे, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ कंप्यूटर पे 2000 प्लस एमसीक्यूज जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा, हर एक टॉपिक कंप्लीट किया होगा, ठीक है, तो ये भी मिल जाएंगे। हम भी दोबारा से भी आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वो पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। और साइंस एमसीक्यूज प्लस थ्योरी मिलेगा, इंग्लिश के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आपको इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, इंडियन जीके विद एमसीक्यूज भी मिलता रहेगा और मिलेगा जो इससे पहले ये मिल जाएंगे, जो इसमें मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आपको पहले ही मिल जाएंगे जब आप पेमेंट करेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके के नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर लाते हैं इसी चैनल पे और आप देखते भी होंगे, तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ वो मिलेगी जो जेकेएसएसबी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में पूछे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ओएमआर जो आपके टेस्ट होंगे ना, वो आपको ग्रुप में ही मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो ये आपके जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी, जेकेपीएसआई, एंटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टोटल फी 499 रुपीज है और नंबर ये वाला है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर देना। ऑलरेडी हमारे साथ काफी सारे एस्पायरेंट जुड़ चुके हैं, ओके, 8492886188 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, इफ ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एन RTI एप्लीकेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द इंफॉर्मेशन कमीशन। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है PIO है, ये फेल्स हो जाता है टू रिस्पॉन्ड टू एन RTI एप्लीकेशन, तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है जो इम्पोज की जाएगी इंफॉर्मेशन कमीशन से, वो कितनी की जाएगी, 10,000, 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 25,000, याद रखना 25,000, ओके। अगर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है PIO, इसकी फुल एब्रीविएशन भी याद रख लेना, फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एन RTI एप्लीकेशन, तो मैक्सिमम पेनल्टी जो इंपोज की जाएगी इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू और 25,000 की जाएगी, ओके। तो याद रखना 25,000 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एन RTI एप्लीकेशन, व्हाट इज द डेली पेनल्टी, यानी पर डे, अब बात हो रही है पर डे की मेरे प्यारे दोस्तों, दैट कैन बी इम्पोज बाय द इंफॉर्मेशन कमीशन, 100 to 50, 500, 1000। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 250। याद रखना, अगर हमारे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेल्स हो जाता है टू रिस्पॉन्ड टू एन RTI एप्लीकेशन, तो जो डेली पेनल्टी होगी जो इम्पोज की जाएगी इंफॉर्मेशन कमीशन से, वो 250 रुपये पर डे की जाएगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स IC, एंड ऑन हुज रिकमेंडेशन, पूछा गया है कौन अपॉइंट कर सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को CIC को और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स IC को, एंड किसकी रिकमेंडेशन पे। चलिए ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। ऑप्शन सी President of India based on recommendations from a committee consisting of the Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and a Union Cabinet Minister। बताएं जरा इसका most appropriate answer क्या होगा, Leader of Opposition in Lok Sabha based on recommendations from the Prime Minister। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओके मेरे प्यारे दोस्तों। प्रेसिडेंट तो हमारे पास अपॉइंट करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, और हमारे पास इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को किसकी रिकमेंडेशन पे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और बेस्ड किस पे होती है ये रिकमेंडेशन, एक कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा भी होते हैं और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर हुज गवर्नमेंट वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पास्ड। अब क्वेश्चन को समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसकी गवर्नमेंट के अंडर जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना 2005 का जो RTI एक्ट है ये पास किया गया था। पास होने की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान देना, क्वेश्चन को वहां पे आप जल्दी में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर देव गौड़ा या फिर नरेंद्र मोदी, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखना डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखना इन्हीं की गवर्नमेंट थी जब राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 को
पास किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द आरटीआई एक्ट 2005? बताएं कितने चैप्टर हैं इसमें, आपको ये बताना है आंसर। 4, 5, 6, 7 मैंने पढ़ाया हुआ है, बताओ चैप्टर कितने हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर्स आर देयर इन द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन द आरटीआई एक्ट 2005? बताएं सेक्शंस कितनी है टोटल आरटीआई एक्ट 2005 में? 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 31 हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 31 सेक्शंस हैं। किसके अंदर? हमारे पास आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कितने हैं, कितनी है इसमें सेक्शंस? टोटल 31 सेक्शंस हैं। ओके जी, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द आरटीआई एक्ट 2005? कितने शेड्यूल हैं बताओ? 1, 2, 3, 4। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ओके, देयर आर 2 शेड्यूल्स इन द आरटीआई एक्ट 2005। कितने शेड्यूल्स हैं? 2 शेड्यूल हैं। किसके अंदर? आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अब आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया 32, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? कि जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका प्राइमरी फोकस किस पे है? राइट टू इंफॉर्मेशन पे, पब्लिक अथॉरिटीज पे, प्रिलिमिनरी पे, इंफॉर्मेशन कमीशन पे। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहां पे ऑप्शन नंबर सी, प्रिलिमिनरी। याद रखना चैप्टर फर्स्ट में क्या आता है? प्रिलिमिनरी आता है, और सेक्शन इसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेक्शन सेकंड आता है। सेक्शन फर्स्ट में हमारे पास शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आता है, और सेक्शन सेकंड में हमारे पास डेफिनेशंस जो हैं वो आती हैं। इंपॉर्टेंट होगा किसके रिलेटेड? हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के रिलेटेड। ओके, तो इसका फोकस किस पे है? प्रिलिमिनरी पे। इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच चैप्टर डील्स विद? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विच चैप्टर डील्स विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटीआई एक्ट 2005 है जो, इसका कौन सा चैप्टर डील करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के साथ कि वो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चैप्टर सेकंड। याद रखना, मेरी बात सुनो, जो चैप्टर सेकंड है ना हमारे पास आरटीआई एक्ट 2005 का, ये हमारे पास डील करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के साथ। ओके, चैप्टर सेकंड। और इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जो सेक्शन आती है ना वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 के बीच में ये आती है। किसमें? चैप्टर सेकंड में। जैसे सेक्शन थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में है, उसी के साथ इस तरह मैं आगे भी आपको कवर करता हूं। पहले ये चीज याद रखना कि जो चैप्टर सेकंड है ये डील करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। किसको प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन? सिटीजन्स को। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ चैप्टर थर्ड? देखें, आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास चैप्टर थर्ड है इसका मेन फोकस क्या है। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 का जो हमारे पास चैप्टर थर्ड है इसका मेन फोकस क्या है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, पब्लिक अथॉरिटीज है, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एक चीज याद रखना, जो हमारे पास चैप्टर थर्ड है इसमें किसके बारे में दिया गया है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया गया है, और सेक्शन 12 से लेकर 14 के बीच दिया गया है। और सेक्शन 12 किसके रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और फिर टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सेक्शन 13 में आती है। ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिलेटेड। और 14 में क्या आता है? रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये 3 सेक्शंस जो आती हैं 12 से 14 के बीच में, ये चैप्टर थर्ड में आती हैं आरटीआई एक्ट के। इतनी बात याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? कि जो चैप्टर 4 है ना आरटीआई एक्ट 2005 का, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो बात होती है तो वो हमारे पास चैप्टर 4 में होती है। किसमें?
चैप्टर 4 जो है आरटीआई एक्ट का, जिसमें सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 के बीच में जो सेक्शंस दी गई हैं। सेक्शन 15 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है, ठीक है। और हमारे पास टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सेक्शन 16, जो इनकी टर्म है ये ऑफिस की और कंडीशन है जो सर्विस की, वो सेक्शन 16 में आता है, चैप्टर 4। और हमारे पास रिमूवल जो होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, वो हमारे पास सेक्शन 17 में आता है। इतना समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच चैप्टर कवर्स द पावर इन फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। क्वेश्चन को समझना, कौन सा चैप्टर है आरटीआई एक्ट का जो कवर करता है पावर्स को भी, फंक्शंस को भी इंफॉर्मेशन कमीशन की, इंक्लूडिंग अपील एंड पेनल्टीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना है। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। इस क्वेश्चन का आंसर है चैप्टर 5। देखें मैं सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चैप्टर 5 जो है ये कवर करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इंक्लूडिंग अपील एंड पेनल्टीज। याद रखना सेक्शन 18, 19 और 20 जो है, सेक्शन 18 की बात करें, 19 की बात करें और 20 की बात करें, ये सेक्शंस चैप्टर 5 के अंदर आती हैं, ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है, सेक्शन 18 की बात करें तो वो बात करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन की, और सेक्शन 19 की बात करें तो ये अपील की बात करता है, ठीक है। और हमारे पास 20 की बात करें तो वो पेनल्टीज की बात करता है। ये सेक्शंस तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। और चैप्टर 5 ओके याद रखना सेक्शन 18 से 20 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चैप्टर 5 कवर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन इंक्लूडिंग अपील एंड पेनल्टीज। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है व्हाट इज द टाइटल ऑफ चैप्टर 6 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। कि जो हमारे पास चैप्टर 6 है ना, इसकी बात हो रही है। आरटीआई एक्ट का जो चैप्टर 6 है ये हमारे पास इसका टाइटल क्या है, चैप्टर 6 की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन है पेनल्टीज, पब्लिक अथॉरिटीज, राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर मिसलेनियस। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना मिसलेनियस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइटल है चैप्टर 6 का जो आरटीआई एक्ट 2005 का है। इसमें सेक्शन 21 से लेकर 31 के बीच में जितनी भी सेक्शंस आती हैं वो चैप्टर 6 में ही आती हैं। और 21 सेक्शन क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ओके। और जो 31 सेक्शन है ये क्या कहता है, रीपील की बात करता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में भी। अभी क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट एज पर सेक्शन 1। देखें क्वेश्चन को समझना है, टाइटल क्या पूछा गया है, शॉर्ट टाइटल एज पर सेक्शन 1 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2004, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइटल है, ठीक है, एज पर सेक्शन 1 ऑफ द आरटीआई एक्ट, जिसमें आपको दिया गया है वहां पे शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की जाती है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी में बताया गया है कि ये जो आरटीआई एक्ट है ये एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ इंडिया में, तो ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है व्हाट डज सेक्शन 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, ये प्राइमरी डील किसके साथ करता है, सेक्शन 2। राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स या फिर पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डेफिनेशंस जितनी भी है ना की टर्म्स की, वो सारी की सारी सेक्शन 2 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दी गई हैं 2005 के। तो याद रख लेना जो डेफिनेशंस का कंसेप्ट है वो हमारे पास इसी में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, ओके। जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में क्या है, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मतलब क्या होता है, ओके। उसमें सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का मीन क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मीन क्या है, ये सारी चीजें ना इसी सेक्शन 2 में दी गई हैं। इसीलिए डेफिनेशंस ऑफ की टर्म्स जो हैं वो आपको सेक्शन 2 ऑफ द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में देखने को मिलती हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है व्हाट डज सेक्शन 3 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 गारंटी टू एवरी सिटीजन। ऑप्शन ए दिया गया है राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइवेट बॉडीज, ऑप्शन बी दिया गया है राइट टू इंस्पेक्ट पब्लिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, ऑप्शन डी दिया गया है राइट टू एक्सेस जुडिशियल रिकॉर्ड्स।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखना कि जो हमारे पास सेक्शन 3 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की, वो हमें किसके बारे में बताती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है। ठीक है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास सेक्शन 3 में आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एज पर सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? कि हमारे पास प्राइमरी ऑब्लिगेशंस क्या है पब्लिक अथॉरिटीज as per section 4 of the RTA Act 2005 to maintain secrecy of information, to provide information on demand, to maintain all records and provide information, to reject information requests। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राइमरी ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। याद रखना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 4 जो है हमारे पास आरटीआई एक्ट 2005 का, इसमें दिया गया है ओब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। क्या दिया गया है? ओब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि ये मेंटेन रखता है ऑल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? कि जो हमारे पास आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 5 है उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, टू डेजिग्नेट ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ, टू एक्सेम्प्ट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर, टू एस्टेब्लिश द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, टू आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर अपील्स। पता है पर्पस क्या है सेक्शन 5 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का? पर्पस पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू डेजिग्नेट ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ। याद रखना, सेक्शन जो हमारे पास 5 है ना, उसमें क्या बताया गया है? सेक्शन 5 का जो प्राइमरी पर्पस है, पर्पस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है? टू डेजिग्नेट करना किसको? एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, पीआईओ। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर याद रखना किस में आता है? सेक्शन 5 में आता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसमें दिया गया है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 डेज, कितने डेज? 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि जब से ये हमारे पास एक्ट इनेक्ट किया गया तो उसके क्या विद इन 100 डेज में क्या होगा कि हमारे पास जो एवरी पब्लिक अथॉरिटी है वो शैल क्या कर सकती है? डेजिग्नेट कर सकती है एज मेनी ऑफिसर्स एज द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, या फिर अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? टू डेजिग्नेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 में आता है। ठीक है, आरटीआई एक्ट के। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 43। व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2000 स्पेसिफाई? सॉरी, कि सेक्शन 6 जो है आरटीआई एक्ट 2005 का क्या स्पेसिफाई करता है? द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन अपील, द फीस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, द फॉर्मेट फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द टाइम फ्रेम फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्पेसिफाई? प्रोसीजर जो है हमारे पास फाइल करने का एक अपील को, या फिर जो फी होती है ऑब्टेनिंग करने की इन्फॉर्मेशन को। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? आंसर है द फॉर्मेट फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। याद रखना, हमारे पास रिक्वेस्टिंग फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये सेक्शन 6 में आता है आरटीआई एक्ट के, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए द फॉर्मेट फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये किस में आएगा? ये हमारे पास सेक्शन 6 में आता है आरटीआई एक्ट के। ए पर्सन के एक शख्स वो डिजायर्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन के एक ऐसा शख्स जिसकी कोई डिजायर है ऑब्टेन करना एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, वो क्या कर सकता है? शैल मेक ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी ऑफ द एरिया की, उसके थ्रू हमारे पास वो क्या कर सकता है? हमारे पास रिक्वेस्ट कर सकता है ऑब्टेनिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास सेक्शन 6 में आता है आरटीआई एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 7? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक सेंट्रल जो हमारे पास या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, जब क्या किया जाता है? रिस्पॉन्डिंग टू ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 7। जैसे कि सेक्शन 7 में क्या दिया गया है? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। क्या दिया गया है? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट विदाउट रीजन, to provide information within 30 days or reject with valid reasons, to direct the applicant to another officer, या फिर to keep the information confidential। क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज, ओके, आर रिजेक्ट विद वैलिड रीजन। ये हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? हमारे पास सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आरटीआई एक्ट। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कवर्स पेनल्टीज फॉर एक्शंस दैट वायोलेट द आरटीआई एक्ट। बताएं कौन सा ऐसा सेक्शन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो किसको कवर करता है, पेनल्टीज को करता है फॉर एक्शंस, ऐसे एक्शंस के लिए जो वायोलेट करते हैं आरटीआई एक्ट को। सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 19 नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 20। याद रखना ये किसको कवर करता है, पेनल्टीज को। इंपॉर्टेंट रहेगा, सेक्शन 20 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेक्शन 8? क्या पूछा गया है? प्राइमरी पर्पज क्या है सेक्शन 8 का ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? टू एस्टेब्लिश द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर टू आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर अपील्स, या फिर हमारे पास टू लिस्ट एक्सेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डिफाइन पब्लिक अथॉरिटीज। इस क्वेश्चन का आंसर है टू लिस्ट करना एग्जेम्पशंस को फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन किस में आता है? ये हमारे पास सेक्शन 8 में आता है। तो याद रखना प्राइमरी पर्पस जो है सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का, वो क्या करना है? लिस्ट करना है जितनी भी एग्जेम्पशंस होंगी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए पब्लिक अथॉरिटी रिजेक्ट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 9? कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, कौन से सर्कमस्टांसेस के अंडर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वो रिजेक्ट कर सकती है एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 9 इफ द रिक्वेस्ट इज इनकम्प्लीट और अनक्लियर, इफ द रिक्वेस्ट वुड हार्म नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, इफ द रिक्वेस्ट वुड वायोलेट समवन्स प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। याद रखना जैसे कि ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टन केसेस, ये हमारे पास किस में आता है? सेक्शन 9 में आता है आरटीआई एक्ट के। तो ये हमारे पास अगर रिक्वेस्ट इनकम्प्लीट या अनक्लियर है तो इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो रिजेक्ट कर देती है एक इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 9। ओके, और अगर रिक्वेस्ट हार्म करती है नेशनल सिक्योरिटी को या सॉवरेनिटी को तब भी ऐसा होता है, या रिक्वेस्ट जो है वो वायोलेट करती है समवन्स प्राइवेसी को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है सेवरेबिलिटी इज ए प्रोविजन इन विच ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ओके 2005 कि जो हमारे पास सेवरेबिलिटी है ये प्रोविजन है कौन सी सेक्शन में? यहाँ पे सेक्शन आएगा, ठीक है, of the Right to Information Act 2005 that allows access to information that is not exempt from disclosure even if the request for the entire record was rejected। ऑप्शन दिए गए सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 5, सेक्शन 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 10। याद रखना सेवरेबिलिटी की बात कौन सी सेक्शन करती है? सेक्शन 10 करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है सेक्शन 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, देखिए सेक्शन 11 की बात हो रही है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 व्हेन डिस्क्लोजिंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हाट मस्ट ए सेंट्रल स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डू? नोटिफाई द थर्ड पार्टी आफ्टर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, या फिर गिव द थर्ड पार्टी a written notice within 10 days and consider their submission, give the third party a written notice within 5 days, invite a written oral response and consider their submission, या reject the request without consulting the third party। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना गिव क्या देता है? थर्ड पार्टी को एक रिटन नोटिस विद इन 5 डेज में, इनवाइट ए रिटन ओरल रिस्पॉन्स एंड कंसीडर देयर सबमिशन। जैसे कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारे पास सेक्शन 11 में आता है जो हमारे पास आरटीआई एक्ट है तो 2005 का। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है व्हाट डज सेक्शन 12 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 एस्टेब्लिश कि जो हमारे पास सेक्शन 12 है ये किसको एस्टेब्लिश करता है? आरटीआई एक्ट का जो हमारे पास सेक्शन 12 है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राइट टू इंफॉर्मेशन ट्राइब्यूनल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सारे चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जब बात होती है ना तो ये हमारे पास सेक्शन 12 में आता है और चैप्टर 3 में आता है। आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहाँ पे आता है? सेक्शन 12 ऑफ द आरटीआई एक्ट में आता है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कंसिस्ट करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होंगे वो नॉट एक्सीडिंग 10। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसी सेक्शन में आता है ये। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो वो अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा? प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किसने किया होता है? प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये हमारे पास सेक्शन 12 में आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट। ओके, हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अंडर सेक्शन 12 सब क्लास 3 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? कि कौन अपॉइंट्स कर सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को? किस सेक्शन के अंडर?
जो सेक्शन 12 है अभी मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो हमारे पास कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी और ये सेक्शन 12 में ही आता है और सब क्लास 3 में आता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 अंडर सेक्शन 13 ऑफ द आरटीआई एक्ट What is the age limit for Chief Information Commissioner and Information Commissioners to hold office? बताएं, आपसे पूछा गया है यहाँ पे एज लिमिट क्या होगी, बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 58 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर्स। याद रखना टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस सेक्शन 13 में आते हैं। ओके इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 65 ईयर्स। ओके याद रखना एज लिमिट फॉर द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू होल्ड ऑफिस कितनी है? 65 ईयर्स। फिर क्वेश्चन पूछा गया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आरटीआई एक्ट who has the authority to remove the chief information commissioner or any information commissioner from office? किसकी अथॉरिटी है कि वो रिमूव कर सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम ऑफिस? प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रेसिडेंट। देखें सेक्शन जो 14 है ना आरटीआई एक्ट की, उसमें दिया गया रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इसके पास अथॉरिटी है कि वो रिमूव कर सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ऑफिस से। ये सेक्शन 14 में आता है आरटीआई एक्ट के। ओके एक एक चीज बता रहा हूं, अब आपको ये सारी चीजें माइंड में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 अंडर विच, यहाँ पे सेक्शन आएगा, ठीक है। अंडर विच सेक्शन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ए गैजेट नोटिफिकेशन और इट विल हैव 1 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। सेक्शन 16, 15, 13, 17, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 15। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 15 जो है ना हमारे पास, सेक्शन 15 की जब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आता है, ठीक है। किसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो याद रखना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कंसिस्ट करता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को, ठीक है। किसको? जिस तरह से सेम है उस जैसे हमारे पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में था, तो यहाँ पे है कि ये हमारे पास स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो शैल कंसिस्ट ऑफ स्टेट, जो हमारे पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और हमारे पास सच नंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और ये हमारे पास अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो क्या होता है? चेयरपर्सन होता है कमेटी का, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो नॉमिनेट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के थ्रू, ठीक है। उसका अपोजिट है यहाँ पे। तो सेक्शन 15 में ये चीजें आती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 term of office and condition of service mention that the state chief information commissioner shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेक्शन 9, सेक्शन 16, सेक्शन 15, सेक्शन 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 16। टर्म, अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो वो होल्ड कर सकता है ऑफिस, ठीक है। और ये हमारे पास याद रखना क्या लिखा गया है? शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो ये हमारे पास सेक्शन 16 में आता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टेट्स दैट ए गवर्नर कैन रिमूव, के गवर्नर क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को फ्रॉम देयर ऑफिस फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। बताएं सेक्शन 17, 15, 12, नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 17। याद रख लेना सेक्शन 17 में क्या दिया गया है? रिमूवल ऑफ किसका रिमूवल? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि इस सेक्शन के अंडर अगर हम बात करते हैं ना,
तो हमारे पास गवर्नर क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपने ऑफिस से फॉर प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आउटलाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखें जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पावर्स और फंक्शन जो हैं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कौन सी सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 18 या फिर सेक्शन 17, 12, 11। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 18 में हमारे पास पावर की बात करें और फंक्शंस की बात करें इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो हमारे पास दिए गए। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ये आउटलाइंस करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट एन अपील बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द RTI एक्ट 2005। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 19 अपील के लिए है, तो आपसे पूछा गया कितने दिनों के अंदर जो है अपील फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द RTI एक्ट। 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 डेज। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, विद इन 30 डेज, ठीक है, मस्ट एन अपील बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द RTI एक्ट 2005। फिर सेकंड शेड्यूल जो है आपका RTI एक्ट 2005 का, ये डील्स किसके साथ करता है, चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कि जो सेकंड शेड्यूल है RTI एक्ट 2005 का, ये किसके साथ डील करता है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नर, बोथ B and C, ओनली A। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली A, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारे पास सेकंड शेड्यूल जो है RTI एक्ट का 2005 का बताता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर A ही इसका करेक्ट है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, विच सेक्शंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 protects actions taken in good faith and states that no legal action can be taken against a public information officer for anything done or intended to be done in good faith। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 19, सेक्शन 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 21। याद रखना, अंडर सेक्शन 21 की बात हो रही है, ठीक है। जब हम सेक्शन 21 की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें क्या दिया गया है, जो हमारे पास दिया गया है कि ये जो एक्ट है RTI एक्ट अंडर सेक्शन 21 प्रोटेक्ट्स करता है एक्शंस को जो भी हमारे पास लिए जाते हैं टेकन इन गुड फेथ में, ठीक है, टेकन इन गुड फेथ एंड स्टेट्स दैट नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। ओके, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 61, विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट of 2005 states that the provisions of the act have overriding effect and apply regardless of any other law that is inconsistent with them. This means that RTI Act prevails over any other law including the Official Secrets Act 1923 and High Court rules। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा गया है आपको इसका आंसर बताना है सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 20। इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 22 जो है इसमें दिया गया है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में, तो यही कह रहा है कि अंडर सेक्शन 22 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 states that the provision of the act have overriding effect, याद रखना, and apply regardless of any other law that is inconsistent with them। और इसका मतलब क्या हुआ कि that the RTI Act prevails over any other law including the Official Secrets Act of 1923। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 स्टेट्स दैट नो कोर्ट कैन टेक एनी एक्शन इन रिलेशन टू एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट, बताएं सेक्शन 23, सेक्शन 25, सेक्शन 21। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सी सेक्शन के अंडर हमारे पास दिया गया है कि दैट नो कोर्ट कैन टेक एनी एक्शन इन रिलेशन टू एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 में आपको दिया गया है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो याद रखना सेक्शन 23 में क्या दिया गया है, बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ओके, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो इसी में दिया गया है कि सेक्शन 23 के अंडर जो हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, ये स्टेट करता है नो कोर्ट कैन टेक एनी एक्शन इन रिलेशन टू एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टेट्स दैट द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 20, सेक्शन 27। इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 24 जो है ना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, ये स्टेट करती है कि एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं होगा सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पे जिसमें हमारे पास इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। Which section of the RTI Act 2005 states that Central Information Commission or State Information Commission must prepare a yearly report on the implementation of Right Information Act provisions and submit it to the relevant government? Section 11, Section 25, Section 20, none of these। इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 25।
याद रखना सेक्शन 25 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 25 में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है, तो याद रखना सेक्शन 25 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 स्टेट्स दैट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मस्ट प्रिपेयर ए ईयरली रिपोर्ट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोविजंस एंड सबमिट इट टू द रेलिवेंट गवर्नमेंट। तो इसी में दिया गया है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 26, सेक्शन 23, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सेक्शन 26। याद रखना इसी में बताया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स के बारे में, तो सेक्शन 26 इज द करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 26 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 ये जो है ये डील करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 66, विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 gives the appropriate government the power to make rules to carry out the provision of the act। सेक्शन 25, सेक्शन 27, सेक्शन 20, नन ऑफ दीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सेक्शन 27। देखिए सेक्शन 27 में दिया गया है पावर टू मेक रूल्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो याद रखना अंडर सेक्शन 27 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये क्या देती है, गिव्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। Which section of the Right to Information Act 2005 gives the competent authority the power to make rules to carry out the provision of the act? सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 21, सेक्शन 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 28। याद रखना सेक्शन 28 में ही आता है पावर टू मेक रूल्स बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। तो अंडर सेक्शन 28 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 गिव्स द कंपिटेंट अथॉरिटी टू पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टेट्स that central government rules must be placed before both houses of parliament within 30 days। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सेक्शन 28, सेक्शन 23, सेक्शन 29, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 29 जो है ना, इसमें लेइंग ऑफ रूल्स के बारे में है, तो याद रखना सेक्शन 29 जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की 2005 की ये स्टेट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 30 डेज। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which section of the Right to Information Act 2005 gives the central government the power to make orders to address difficulties in implementing the act? बताएं सेक्शन 19, सेक्शन 21, सेक्शन 30, सेक्शन 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 30। देखिए सेक्शन 30 में दिया गया पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो अंडर सेक्शन 30 में ही हमारे पास जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, ये क्या देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऑर्डर्स बना सकती है टू एड्रेस करने के लिए डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग द एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इज हियर बाय रिपील्ड। बताएं जरा सेक्शन 31, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 31। याद रखना सेक्शन 31 में ही हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2002 का है वो हमारे पास रिपील्ड किया जाता है, तो यह इज हियर बाय रिपील्ड। तो ये हमारे पास सेक्शन 31 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स याद रख लिया करो, जैसे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की बात हो रही है तो ये सेक्शन 31 के रिलेटेड ही है, तो इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर था सेक्शन 31। फिर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद ओथ एंड एफर्मेशन टू बी मेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑल ऑफ द अबव। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। याद रखना जो हमारे पास शेड्यूल फर्स्ट है ना आरटीआई एक्ट का, इसी में बताया गया है फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन टू बी मेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, तो याद रखना ओथ की बात करें, एफर्मेशन की बात करें, ओथ एंड एफर्मेशन टू बी मेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट में दी गई हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस किए इन सीक्वेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी आपने थ्योरी वाला पोर्शन भी देखा होगा, बड़ी मेहनत से मैंने इस पीडीएफ को यहाँ पे प्रिपेयर किया था। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बाकी पीडीएफ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे लेनी है, इसी नंबर पर आपने मैसेज करना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।